वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। खान पान की बदलती तस्वीर इस पाठ के लेखक है प्रयाग शुक्ल। इनका जन्म 28 मई 1940 को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्होंने अपनी साहित्यिक विधाएं कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्तांत, कला समीक्षा, बाल साहित्य और अनुवाद, इस अपनी साहित्यिक विधाओं को उन्होंने लिखा हुआ है। अब लेखक के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी हासिल कर लेते हैं। लेखक प्रयाग शुक्ल कवि, कथाकार और कला समीक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं। देश विदेश की विभिन्न कला प्रदर्शनों के बारे में लेखन और प्राय सभी प्रमुख भारतीय कलाकारों में भेंट वार्ताएं लेखक की प्रकाशित हुई है। इसके अलावा लेखक प्रयाग शुक्ल फिल्म और नाट्य क्षेत्र में समीक्षाओं के रूप में भी कार्यरत रहे। समीक्षा करना अर्थात आलोचना करना कि किसी भी पक्ष का, किसी भी प्रसंग, घटना का दोनों तरफ से अच्छा और बुरा, इन दोनों पक्षों पर अपने विचारों को व्यक्त करना। तो इस प्रकार लेखक प्रयाग शुक्ल इन्होंने फिल्म और नाट्य क्षेत्र में समीक्षाओं के रूप में भी कार्य किया हुआ है। 1963 और 64 में कल्पना अर्थात हैदराबाद के संपादक मंडल में वह कार्यरत रहे थे तथा जनवरी 1959 में से मार्च तक उन्होंने 1983 तक दिनमान के संपादकीय विभाग में भी उन्होंने कार्य किया है। इसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स के संपादकीय विभाग में भी वह कार्यरत है। ललित कला अकादमी की हिंदी पत्रिका समकालीन कला के अतिथि संपादक में वह कार्य कर रहे थे। इन लेखक प्रयाग शुक्ल इनको दिग्विजय देव सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं लेखक के रचना कार्य के संबंध में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। लेखक की कविता संग्रह है जिनके नाम है यह जो हरा है, यहाँ कहाँ थी छाया, इस पृष्ठ पर सुनैना फिर यह न कहना, कविता संभव, यह एक दिन है, अधूरी चीजें तमाम, बीते कितने बरस। यह सारी कविताओं के संग्रह है। यानी कई वर्ष में यह 6 संग्रहों की एक कविता संकलित की गई है तथा 50 कविताएं पेपर बैंक प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। फिर हवाई अ प्लेन जूम्स पास्ट इन द स्काई, यह अंग्रेजी में लिखी गई कविताओं का संग्रह भी इनका प्रसिद्ध है। साहित्यिक विधा में कहानी संग्रह देखते हैं। लेखक के द्वारा लिखे गए कहानी संग्रहों का नाम है अकेली आकृतियां, इसके बाद छाया तथा अन्य कहानियां तथा एल्बम पेपर बैंक प्रतिनिधि कहानियों का संकलन है। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास है गठरी, आज और कल, लौटकर आने वाले दिन। जैसे कि हमने देखा कि लेखक के जो साहित्यिक विधाएं हैं, रचना लिखने के जो उन्होंने विधाओं का प्रयोग किया है, इसमें कहानी, कविताओं, उपन्यास के अलावा यात्रा वृत्तांत है, आलोचना है, निबंध है। इसमें बहुत सारे लेखकों ने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जैसे संपर सूर्यास्त, सुरगांव, बंजारी, त्रांताइम द ट्राम, हेलेन, गैनेली की नोटबुक, ग्लोब और गुब्बारे। आलोचना करना अर्थात किसी भी एक विषय वस्तु पर लेकर उस पे दोनों बातों पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों का वर्णन करना। इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, जैसे घर और बाहर, हाट और समाज। इनके द्वारा संस्मरणीय विधा भी लिखी गई है जिसका नाम है साझा समय, स्मृतियां बहुतेरी।
इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया है। अनुवादित किए गए रचनाएं हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का मूल बांग्लादेश से अनुवाद किया है। फिर ओक्तविया 5 की कविताओं का भी उन्होंने अनुवाद किया है। इसके अलावा जीवानंद दास, शंकर घोष की प्रतिनिधि कविताओं का अनुवाद किया है। फिर बंकिम चंद्र प्रतिनिधि निबंध सुनो दीपशालिनी, जो रविंद्रनाथ के गीत हैं, उनको भी उन्होंने अनुवादित किए गए रचनाएं हैं। इसके अलावा लेखक ने बाल साहित्य भी लिखे हैं। बाल साहित्य अर्थात जो बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए आपके लिए लिखे गए जो मोरल ऑफ द स्टोरी होते हैं, उसमें से कुछ अच्छे अच्छे सीख हमें सीखने के लिए मिलते हैं। ऐसे बाल साहित्य भी लेखक ने लिखे हैं, जैसे धमक धमक, हक्का बक्का, चमचम बिजली, झमझम पानी, कहा नाव के पांव, ऊंट चला भाई ऊंट चला, मिश्का झूल रही है झूला, धूप खिली है हवा चली है, उड़ना आसमान में उड़ना। अगर आपको इन बाल साहित्य को पढ़ना है तो अगर आप नेट पर सर्च करते हैं तो यह सारे बाल साहित्य की पुस्तकों को आपको पढ़ने के लिए मौका मिल सकता है। इसके अलावा लेखक ने संपादन कार्य में भी कार्य किया है। तो बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के लिए उन्होंने लेख लिखे हैं, जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। फिर नव साक्षरों के लिए उन्होंने बसंत सेना मृच्छकटिकम पर आधारित एक कथा भी लिखी हुई है। तो इस प्रकार लेखक ने बहुत सारे साहित्यिक विधाओं में अपना लेखन कार्य किया है। अब देखते हैं आज का हमारा पाठ, जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। अब देखिए, जैसे कि हमारे पाठ का शीर्षक, यह पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि इस पाठ में लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं कि खान पान यह शब्द खान और पान इन दो अलग अलग शब्दों से बना हुआ है, जिसे हम एक साथ जोड़ देने से खान पान शब्द बनाए। इसमें हम खान और पान, खान या पान, खान अथवा पान, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग शब्दों का, और या अथवा। तो इस प्रकार यह समास का एक प्रकार है, द्वंद्व समास। तो खान पान की बदलती तस्वीरें कि पहले प्राचीन युग में परंपरागत हमारे खान पान की कौन कौन सी पद्धतियां थी, लेकिन आज हमारे खान पान के तरीके, रीति रिवाज बदल गए हैं और सही मायने में किस प्रकार से उसका आधुनिकीकरण किया गया है, इसका वर्णन लेखक ने विस्तार के साथ इस पाठ में किया है। तथा लेखक खान पान की बदलती तस्वीर इस पाठ के द्वारा हमें यह बताना चाहते हैं कि जो अलग अलग व्यंजन है उसमें परिवर्तन करके, भले ही आज ने हम आधुनिकीकरण का रूप दे दिया है, लेकिन सही मायने में वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होने चाहिए और किस प्रकार से हमें अपने खान पान की इन पद्धतियों को, संस्कारों को, सभ्यता को भूलना नहीं चाहिए, इसका वर्णन इस पाठ के द्वारा लेखक हमसे करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ को विस्तार के साथ पढ़ते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। तो देखिए, लेखक शुरुआत में ही कह रहे हैं कि कितने वर्षों से, तो लगभग पिछले 10-15 वर्षों से हमारे खाने पीने के जो तरीके हैं, उन तरीकों में, उन संस्कृति में, संस्कृति का ही अर्थ क्या होता है? सभ्यता। तो इन सभ्यताओं में किस प्रकार से परिवर्तन आया हुआ है, इसका वर्णन लेखक कर रहे कि देखो, बहुत सारे समय जब हम कुछ चीजों की मांग करते हैं, कुछ पदार्थों की, कुछ व्यंजनों की जब हम मांग करते हैं हमारे घर वालों से, तब हमारे घर वाले क्या कहते हैं हमसे कि नहीं, हमारे जमाने में इस प्रकार के खाना हमें नहीं मिलते थे, इस प्रकार के व्यंजन हमें नहीं मिलते थे। लेकिन आज व्यंजनों के प्रकार इतने बढ़ चुके हैं कि उसमें कौन कौन से व्यंजन कहाँ मिलते हैं, कौन कौन से व्यंजन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, यह अब इतना मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि जो चीजें विशेष स्थान के लिए प्रसिद्ध थे वह चीजें अब हमें संसार के हर स्थान पर मिल जाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि यह सभ्यता में अब क्या हो गया है, इस संस्कृति में अब परिवर्तन आ चुका है। जैसे कि देखो, यहाँ पर लेखक आगे कह रहे हैं कि इडली, डोसा, बड़ा सांबार, रसम अब अकेले केवल दक्षिण भारत तक सीमित
नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि कुछ व्यंजन ऐसे थे या ऐसे आज भी देखे जाते तो है कि वह एक विशिष्ट स्थानों पर ही मिलते हैं। जैसे अगर हम इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम सब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जो व्यंजन, जो पदार्थ पहले किसी स्थानों की विशेषता रहा करती थी और वह व्यंजन, वह पदार्थों उसी स्थानों पर मिलते थे, उन्हीं प्रांतों में मिलते थे, लेकिन अब ऐसा है नहीं। जैसे कि देखो यहाँ पर लेखक कह रहे कि दक्षिण भारत का अगर हम खान पान का बात करते हैं तो दक्षिण भारत की जो प्रचलित या प्रसिद्ध चीजें कौन सी है? इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम। ये सारी चीजें अगर हम नाम लेते हैं तो हमें दक्षिण भारत का नाम याद आता है, क्योंकि दक्षिण भारत अगर व्यंजनों के नाम से अगर जाना जाता है तो उसके लिए सिर्फ यही चीजें अधिकतर प्रसिद्ध है और इसीलिए यह स्थान विशेष के व्यंजन माने जाते हैं। लेकिन आज क्या हो गया है, आज यह व्यंजन किसी प्रांत के विशेष स्थान के नाम के बारे में हम भले ही उसका स्थान विशेष है, लेकिन आज यह सारे व्यंजन हमें हर प्रांत में खाने के लिए मिल जाते हैं। उसी प्रकार उत्तर भारत की जो रोटी, दाल, साग जो है वह केवल सिर्फ पहले युग में क्या हुआ करता था, पहले समय में कि उत्तर भारत का नाम लेते तो रोटी, साग, यह सारे व्यंजन हमारे सामने आ जाते हैं। रोटी, साग का नाम लेते हैं, दाल, रोटी, तो उत्तर भारत यह प्रांत हमारे नजर के सामने आ जाता है। लेकिन आज क्या हो गया है कि सारी सभ्यता मिश्रित हो गई है और इस मिश्रित सभ्यता, मिश्रित संस्कृति के वजह से क्या हो गए कि सारे व्यंजन जो एक विशेष स्थान, विशेष प्रांत, विशेष रहा करते थे, अब वह हर जगह पर हमें मिल गए हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर लेखक आज हमें दोनों बाजू से पॉजिटिव और नेगेटिव कि उसके कैसे उपयोग भी हो रहे हैं और हमें उस व्यंजनों पर, पारंपरिक व्यंजनों पर इसका किस प्रकार से असर हुआ है, इसका वर्णन हमें आगे लेखक करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि हमारी खान पान की संस्कृति में बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत बदलाव आ गया है कि पहले जो व्यंजन किसी विशेष स्थानों पर मिला करते थे और वह स्थान उस व्यंजनों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध होते थे और उसी नाम से वह स्थान भी जाना जाते थे। अगर हमें किसी चीजों का, किसी व्यंजनों का स्वाद लेना है तो वह हमें देखा जाए तो पारंपरिक पद्धति से हम उसी स्थान पर जाकर खाना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ के जो टेस्ट, जो स्वाद रहता था वो उसके लिए वह बहुत प्रसिद्ध थे। जैसे कि अगर हम आगरा के अगर नाम लेते हैं तो आगरा अधिक करके किसके लिए प्रसिद्ध कहा जाता है? छोले भटूरे के लिए। मुंबई का नाम लेते हैं तो वह पाव भाजी के लिए। उसी प्रकार अगर हम नमकीन के ऐसे विशेष स्थानों के लिए विशेष रूप से व्यंजन मिला करते हैं और उसी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज लेखक कहते हैं कि नहीं, आज खान पान की इस सभ्यता में, संस्कृति में क्या हो गए है, यह सारी चीजें जो विशिष्ट स्थान पर मिला करते थे अब वैसा जमाना नहीं रहा। आज जमाना बदल चुका है। आधुनिकीकरण का प्रभाव के वजह से क्या हो गया है, जो स्थान विशेष पर मिलने वाले जो व्यंजन थे अब हमें हर स्थानों पर, हर प्रांत के हर कोने में खाने के लिए मिलते हैं। फास्ट फूड अर्थात तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है और इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल है। अब देखिए जैसे कि आजकल हमें खाने के लिए क्या चाहिए, नाश्ते में क्या इस्तेमाल करते हैं हम? तुरंत बनने वाले 2 मिनट मैगी कहते हैं ना, बहुत पसंद है सबको। अगर तुरंत मतलब चलो अभी आप कहीं से बाहर आए तो घर में पैर रखते नहीं तो मम्मी को क्या ऑर्डर देते हैं, मम्मी प्लीज 2 मिनट्स मैगी, 2 मिनट में मैगी बना कर दे दीजिए। तो ये क्यों? क्योंकि आपको यह चीजें बहुत पसंद है तथा इसके पीछे कौन कौन से कारण है यह आगे लेखक तो बताने वाले हैं। लेकिन लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ऐसे तुरंत जो भोजन होते हैं कि
तुरंत 2 मिनट में तैयार होने वाले भोजन होते, इसका प्रचलन आज सारे जगहों पर बहुत बढ़ रहा है। इस फास्ट फूड में क्या क्या होते हैं, बर्गर्स, नूडल्स आदि, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित थे। चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। कि एक समय ऐसा था कि इसका प्रचलन बहुत कम हुआ करता था और कि कुछ सीमित लोगों के पास ही यह घरों में ही यह खाए जाते थे। लेकिन आज हर एक घर में, आम लोग, सारे लोगों के घरों में यह फास्ट फूड, नूडल्स, चाइनीज नूडल्स, बर्गर्स, ऐसी चीजें लोग खाने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। खान पान, खाना पीना, संस्कृति, सभ्यता, उपलब्ध, प्राप्त, अजनबी, अनजान व्यक्ति। तो बच्चों, अब तक हमने इस पाठ के शुरुआत के परिच्छेदों में पढ़ा कि किस प्रकार लेखक हमारे खान पान की, सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन आया है, इसका वर्णन कर रहे हैं। आगे भी लेखक इस खान पान की किस प्रकार से तस्वीर बदल गई है, इसका वर्णन करवाने वाले हैं, लेकिन उसको पढ़ेंगे हम इसके अगले भाग में।